So good morning all. Welcome to Learners Academy. So this is our grammar class, and the next topic we will be considering in our grammar session will be very easy and very interesting topic, जिसमें कुछ फिक्स रूल से आप है ना अच्छा स्कोर मतलब स्कोरिंग टॉपिक है ये। लाइक मॉडल्स अनलाइक मॉडल्स ऐसा नहीं है कि कितने भी रूल्स याद कर लो और कुछ नहीं हो पाता, मतलब इतना नहीं हो पाता जितना चाहते हैं। यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, द टॉपिक नेम इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कई कई बुक्स में ये टॉपिक कॉनकोड के नाम से भी मिलेगा आपको, कॉनकोड। सो कॉनकोड इज बेसिकली एग्रीमेंट। अच्छा, व्हाट इज एन एग्रीमेंट? व्हाट इज एन एग्रीमेंट? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एन एग्रीमेंट? मतलब लीगल एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अबाइड बाय लॉ होता है। जनरली एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट मीन्स सहमति। एग्रीमेंट मीन्स क्या? सहमति। आपने सुना होगा कि दोनों पार्टियों में सहमति हो गई, एग्रीमेंट हो गया, एग्री हो गए दोनों। तू उससे एग्री हो गया, दोनों एक दूसरे से अग्री हो गए, है ना? तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से एग्री होने चाहिए एक सेंटेंस में। ये इस टॉपिक का मेन मोटो है। दैट मीन्स सब्जेक्ट शुड एग्री विथ वर्ब एंड वर्ब शुड एग्री विथ सब्जेक्ट। अब इसमें किस टाइप का एग्रीमेंट होता है? इसमें किस टाइप का एग्रीमेंट होता है? तो बेसिकली जनरली 90% बात करूं तो एग्रीमेंट होता है सिंगुलर होने का और प्लूरल होने का। थोड़े बहुत अगर चीजों को छोड़ दें, 10% चीजों को छोड़ दें, तो एग्रीमेंट किस चीज का होता है? बेसिकली सिंगुलर होने का या नंबर, मतलब ये वचन के हिसाब से चलता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हैज टू बी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब हैज टू प्लूरल, एंड वाइस वर्सा भी। अगर वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट हैज टू बी सिंगुलर, एंड वर्ब प्लूरल है तो दोनों में सेम एग्रीमेंट होना चाहिए एज पर नंबर, यानी कि एक वचन बहुवचन। इस टाइप का एग्रीमेंट होता है जो हमको इसमें इस टॉपिक में सीखना है। तो ये टॉपिक अपने लिए तो इंपॉर्टेंट है ही सही, ये बहुत सारे टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट। जैसे कल नितिशा मुझे कुछ कंजंक्शन के एग्जाम्पल बता रही थी, वो उसने कहा सर इसमें कैसे करेंगे, तो तीन चार शुरू के चैप्टर का नाम कंजंक्शन है, लेकिन तीन चार शुरू के एग्जाम्पल सॉल्व इस टॉपिक की वजह से हुए। तो ये टॉपिक का बहुत ज्यादा इंप्लीकेशन है सारे टॉपिक्स पे। इवन जनरल जो सेंटेंस फ्रेमिंग होती है, इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेमिंग करोगे उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, क्लियर है? तो जनरली ब्रॉडली स्पीकिंग सब्जेक्ट और वर्ब में तीन तरह के एग्रीमेंट साइन होते हैं। कितने तरीके के? तीन तरह के। कॉनकोड या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्रामेटिकल कॉनकोड, जो एज पर ग्रामर चलता है। दूसरा होता है नोशनल कॉनकोड, जो मीनिंग से या कॉमन सेंस से या आइडिया से, उसके पीछे के भाव से चलता है। तीनों का एग्जांपल दूंगा। और तीसरा होता है प्रॉक्सिमिटी कॉनकोड। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है? नियरनेस, यानी कि कौन किसके, कौन सी वर्ब किसकी कितनी पास है, उससे वो चलता है। नाम याद हुआ एक बार के लिए? तीन तरह के कॉनकोड। मैक्सिमम सेंटेंस तो इस ग्रामेटिकल कॉनकोड से सॉल्व हो जाते हैं ट्रेडिशनल ग्रामर के। बट मॉडर्न ग्रामर में अब ऐसे सेंटेंस बनने लग गए जिसमें ग्रामर हिट एंड ट्रायल की तरह, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो पाती, इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। तो इसीलिए वहां पे इन दोनों कॉनकोड्स की भी सहायता लेनी पड़ती है। मतलब मॉडर्न ग्रामर की बात करें, ट्रेडिशनल ग्रामर तो ग्रामेटिकल कॉनकोड से चली रही थी। ये टॉपिक अभी ज्यादा साल पुराना नहीं है, 10-20 साल पुराना ही है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि 100 साल से चल रहा है ग्रामर, तो 100-200 साल जब से इंग्लिश बनी है तब से चल रही है। समझ गए? ठीक है, क्लियर है? चले आगे। अब एक एक सेंटेंस लेते हैं तीनों का, तब थोड़ी सी बातें क्लियर हो, है ना? देखना, सेंटेंसेस ग्रामेटिकल कॉन। इस कॉनकॉर्ड में वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार फिक्स होती है, सिंपल सी बात है। इस कॉनकॉर्ड में वर्ब जो होती है, ग्रामेटिकल कॉनकॉर्ड मतलब कोई पंगा नहीं है, एक वर्ब है एक सब्जेक्ट है, वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार फिक्स हो जाएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। सर ये चीज क्या है? ये ग्रामेटिकल कॉनकॉर्ड है। ये क्या है? ग्रामेटिकल कॉनकॉर्ड बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब है। ठीक है, अब एक एक सेंटेंस देखो। इसका सेंटेंस तो काफी आसान है, अब यूं ही समझ जाओगे। जैसे कि सेंटेंस है subject singular verb singular, rules are subject plural verb plural. The boy goes to school daily. The boy goes to school daily. अच्छा, एक चीज और, अब जब अपन सिंगुलर प्लूरल की बात कर ही रहे हैं तो वर्ब को सिंगुलर प्लूरल करना आना चाहिए सबसे पहली चीज तो, है ना? तो देखो, इज का प्लूरल, इज या एम का प्लूरल बताते जाओ। इज एम या एम का प्लूरल जनरल सी चीजें हैं वैसे तो, पर फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन किसका प्लूरल होता है ना, क्योंकि वर्ब को प्लूरल करना है तो करना तो आना चाहिए। मैं तो आपको रूल बता दूंगा, इसका प्लूरल कर दो, अब करना ही नहीं आता। तो एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं। इज और एम का प्लूरल आर, वॉस का प्लूरल वर। वैसे ये चैप्टर एग्जैक्टली आफ्टर टेंस आता है, एग्जैक्टली टेंस आज खत्म हुआ तो कल ये शुरू होता है। 7 चैप्टर हमारा टेंस है ये, तो फिर क्या ये चीजें उस टाइम नहीं बतानी पड़ती क्योंकि टेंस पढ़ के है। बट क्योंकि हम डायरेक्टली जंप करके इस पे आए तो एक बार रिकॉल कर लेते। ठीक है, वॉस का प्लूरल वर, हैज का प्लूरल हैव, ठीक है, डज का प्लूरल डू। ये तो जनरल हेल्पिंग वर्ब्स के प्लूरल हो गए। अच्छा, कोई वर्ब अगर अपनी मेन वर्ब की फॉर्म, मतलब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, जैसे गो, जैसे स्लीप,
ठीक है, तो ये अभी प्लूरल फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? प्लूरल। तो इनकी सिंगुलर फॉर्म क्या होती है? इनके आगे एस या एस लग जाता है, जैसे कि गो का गोस, स्लीप का स्लीप्स। ठीक है ना। अब आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि गो क्या ईएस आएगा, स्लीप क्या कैसा आएगा। ये तो जनरल डेली लैंग्वेज की ही बातें कि कहाँ ईएस सेट हो रहा है, कहाँ है। बिल्कुल मैं रूल्स पे नहीं चाहूंगा, बिल्कुल डिटेल रूल्स में कि ए ई आई ओ यू आ जाए तो ईएस लगाओ, कॉन्सोनेंट आ जाए तो ये आप मतलब उनको पढ़ाया जाता है जो इंग्लिश ही पहली बार देख रहे हैं ना, तो आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं। ऐसे आई एस कह सकता हूँ, ऐसे आई एस। ठीक है। तो हाँ, मेन वर्ब में आ जाए है तो देखो यहाँ से क्या याद रखेंगे, नाउन को प्लूरल करने के लिए ऐसे आई एस लगता है, लेकिन वर्ब को प्लूरल करने के लिए ऐसे आई एस हटता है। नाउन को प्लूरल करने के लिए ऐसे एस लगता है, जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज, मैंगो का प्लूरल एस लगाओ मैंगोस। नाउन को प्लूरल करने के लिए ऐसे एस लगता है, वर्ब को प्लूरल करने के लिए ऐसे एस हटता है। अभी गोज और स्लिप सिंगुलर है, प्लूरल करने के लिए ऐसे एस हट गया। याद रखोगे अच्छे से। तो बॉयज के साथ गो आएगा और बॉय के साथ गोज आएगा, है ना। ऐसे ही एक जगह तो आएगा, या तो यहां या वहां, है ना। डन। ठीक है, तो ये जनरल बातें हो गई। अब आ जाए टॉपिक में। ठीक है, और भी कोई छोटी मोटी चीज तो फिर हैंड टू हैंड बता देंगे। तो देखो अभी ये सिंगुलर है, क्योंकि ये भी सिंगुलर है, एस या एस लगा हुआ है तो वर्ब सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। ठीक है। तो अब देखो बॉय सिंगुलर था तो वर्ब सिंगुलर आ गई, सीधा सीधा ग्रामेटिकल कॉनकॉर्ड लग रहा है, कोई पंगा ही नहीं है इसमें, है ना। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। अच्छा टेल मी व्हाट वन थिंग, व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? आप सब्जेक्ट ही नहीं पहचान पाए फिर? कर्ता। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। देखो अब तक हम मानते थे कि सब्जेक्ट मीन्स करता, शायद हमारा फोन बंद हो गया तो वीडियो विल नॉट वर्क। एक काम करो, जब तक अभी तक आप समझते थे सब्जेक्ट मीन्स करता, एंड वो काफी हद तक सही है ना। लेकिन फिर वही ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न ग्रामर की बात आ जाती है। ट्रेडिशनल ग्रामर में ही हम कहते थे सब्जेक्ट करता, एक्चुअली मॉडर्न ग्रामर में करता एजेंट होता है, उसको जो नाम दिया हुआ है उसको क्या कहते हैं? एजेंट। एजेंट। तो सब्जेक्ट क्या है सर फिर? सब्जेक्ट वो चीज है जो वर्ब को डिसाइड करेगी। सब्जेक्ट की डेफिनेशन ही यह है, वो चीज जो वर्ब को डिसाइड करेगी। अब हम इसको कर्ता नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको कर्ता मानता तो पैसिव वॉइस में तो वो बाद में बैठती है और ये इधर बैठती है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट वर्ब को डिसाइड करता है, तो फिर वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? सुनना ध्यान से, अब सुनना। सपोज करो मैंने कहा द बॉयज किल्ड ए स्नेक। आप पैसिव वॉइस बनाना जानते हैं बच्चों सारे के सारे? इसी बात पे डिस्कस करते हैं आज। फिर जनरल बात ही करेंगे, रूल्स की कम बात करेंगे। इसका पैसिव वॉइस क्या बनाते हो आप? ए स्नेक was killed by the boys। अब पहले आपके मन में जो भरा हुआ है उसकी बात करेंगे, जो कचरा भरा हुआ है उसको निकालेंगे। सो आपके दिमाग में कचरा है कि एक्शन करने वाला सब्जेक्ट, एक्शन करने वाला सब्जेक्ट है, यस और नो? एक्शन करने वाला सब्जेक्ट है। मुझे तो ये बताओ इसमें एक्शन क्या हुआ? मारने का। तो किसने एक्शन किया? तो आपके हिसाब से बॉय सब्जेक्ट है। इस एक्टिव से पैसिव आते टाइम मीनिंग थोड़ा बदलता है, ऐसा थोड़ा कि स्नेक ने मारने का काम किया, मीनिंग तो वही है। तो अभी भी आपके हिसाब से सब्जेक्ट ये है, तो फिर बॉयज के हिसाब से वर्ग क्यों नहीं लिखा आपने? तो आप मानते हो कि सब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब डिसाइड करता है, एक्शन करने वाला नहीं होता है, एक्शन करने वाला एजेंट होता है। हेंस प्रूफ। ठीक है। अगर आप मानते हो एक्शन करने वाला सब्जेक्ट होता है, तो अभी सेकंड सेंटेंस में भी आपका सब्जेक्ट बॉयज हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हो, तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब चला लो, ए स्नेक वर्ब लिख दो, गलत हो जाएगा ना। डन। ठीक है, तो आज के बाद सब्जेक्ट इज दैट थिंग इन अ सेंटेंस विच डिसाइड्स द वर्ब, विच फिक्सेस द वर्ब एंड नॉट द डूअर। डूअर इज एक्चुअली एजेंट। ठीक है, तो एजेंट सेम रहता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो बदल जाते हैं एक्टिव से पैसिव, पैसिव में, लेकिन एजेंट आज भी सेम है। एजेंट आज भी सेम है, एजेंट दोनों केस में बॉयज है। ठीक है, डन। चलिए साहब, द बॉय, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और ये इसकी वर्ब है ना, ये इसको डिसाइड कर रहा है सिंगुलर। जैसे ही मैं बॉय का बॉयज करूंगा तो गोस का गो होगा। एक्चुअली ऐसे हटके यहाँ आ जाएगा ना। अभी अभी आपको बताया नाउन का प्लूरल करने के लिए ऐसे यस लगता है, वर्ब का प्लूरल करने के लिए ऐसे यस हटता है। ठीक है, बाकी कुछ हेल्पिंग वगैरह लगी हो तो उसका प्लूरल करना तो कोई भी जानता है, इज और एम का प्लूरल आर होता है, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत ज्यादा ज्यादा इधर आएगी। ठीक है, डन। तो ये है ग्रामेटिकल कॉनकॉर्ड, इसमें शायद ही कोई दिक्कत हो। नेक्स्ट कॉनकॉर्ड है नोशनल कॉनकॉर्ड या आइडिया या मीनिंग। आप सेंटेंस देखना, भरना, चलो देखना क्या भरो। 10 miles is not a long distance।
10 miles are not a long distance. अगर ट्रेडिशनल ग्रामर से चलते तो 10 miles इज ए प्लूरल सब्जेक्ट, जो जो एक से ज्यादा होता है वो बहुवचन होता है, ग्रामर यही कहती है। तो ग्रामर के हिसाब से 1 मील थोड़ी ना, 10 मील है, तो एक से ज्यादा है ना, एनीथिंग मोर देन 1 इज प्लूरल। तो 10 माइल्स प्लूरल, तो प्लूरल के हिसाब से हम आर भर देते अगर हम ट्रेडिशनल ग्रामर की सुनते, ग्रामेटिकल कॉनकॉर्ड लगाते, बट नहीं है, क्या आएगा यहाँ पे, इज। तो नॉशनल कॉनकॉर्ड कहता है कि भैया सीधे सीधे मत जाओ, मीनिंग पे जाओ, मीनिंग पे जाओ। तो 10 मील एक लंबी दूरी है, इसमें कहने का मीनिंग छुपा हुआ है, 10 मील की दूरी एक लंबी दूरी। समझ में आई बात? तो 10 माइल्स खुद प्लूरल है, लेकिन उसको एक डिस्टेंस में पैक कर दिया। देखो बहुत सारी चीजें हैं, उसको समेट के एक पैकेज बना दिया, तो वो एक पैकेज तो अब सिंगुलर है ना। तो 10 माइल्स ज्यादा है, लेकिन उसको मैंने उपाधि किसकी दी है, एक दूरी, तो वो पैकेज बन गया, एक सिंगल बन गया। दैट मीन्स अब वो सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा। तो फिर इसमें क्या आ जाएगा, इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, ना कि आर इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहां पे नॉशनल कॉनकॉर्ड की होती है एंट्री। ठीक है, अच्छा सेकंड देखो, 50 रुपीज, वैसे 50 रुपीज है, लेकिन उसको मैंने उपाधि दे दी एक बड़े अमाउंट की, एक बड़े अमाउंट की, पैकेज में पैक कर दिया। तो 50 रुपीज आर नॉट ए बिग अमाउंट, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 50 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट। दोनों में सेम है, तो नॉशनल कॉनकॉर्ड किससे चलता है, मीनिंग से चलता है। तीसरा, 15 ईयर्स इज या आर नॉट ए लॉन्ग पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ ए नेशन। किसी भी देश के इतिहास में 15 साल का अंतराल कोई बड़ा अंतराल नहीं है ना, उसको तो आप शॉर्ट पीरियड ही कह सकते हो। तो 15 साल है होने में, लेकिन उसको मैंने अ लॉन्ग पीरियड की उपाधि दे दी, तो पैकेज में पैक कर दिया, सो इधर भी क्या आ जाएगा, इज नॉट ए लॉन्ग पीरियड। तो तीनों सेंटेंस में समझ में आया मतलब आपको। चौथा, द यूएसए इज या आर ए पावरफुल कंट्री। अब सुनो, यूएसए का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स या स्टेट, स्टेट्स प्लूरल है ना, तो आर बनना चाहिए, ग्रामर के अकॉर्डिंग आर बनना चाहिए। लेकिन उन सारे स्टेट्स को एक कंट्री की उपाधि दे दी, सेंटेंस में उसको कॉम्प्लीमेंट किस चीज का मिल रहा है, एक पैकेज का मिल रहा है। तो अगेन आई विल से यूएसए इज अ पावरफुल कंट्री। अदरवाइज ग्रामर तो उसको प्लूरल कर चुकी होती, ग्रामेटिकल कॉन्कॉर्ड। तो ये सारे के सारे सेंटेंस क्या है, ग्रामेटिकल कॉन्कॉर्ड का एक तरीके से एक्सेप्शन की तरह काम कर रहे हैं। ये कहते हैं आइडिया या मीनिंग पे जाओ आप सीधे, ठीक है, मतलब वो भी सोचो आप, वो भी सोचो, ग्रामर को भूल मत जाओ, पर साथ के साथ आइडिया या मीनिंग पे भी जाओ। नेक्स्ट देखो, शिंगल्स इज या आर ए डिसीज। अब शिंगल्स हमारे धारणा है कि ऐसे ये लगते ये प्लूरल हो जाता है ना, तो उस हिसाब से आर आना चाहिए। बट अब नॉशनल कॉनकॉर्ड क्या कहता है, कई सारे ऐसे नाउन है जो सिंगुलर फॉर्म में भी एस से एंड होते हैं, उसमें नाउन की क्या गलती इकोनॉमिक्स, सिंगुलर फॉर्म में भी वो किससे एंड होते हैं, एस से एंड होते हैं। एक नाम याद नहीं आ रहा, मैं पढ़ाता था फुल फॉर्म में इंग्लिश, तो एक एक व्यक्ति का नाम था, उस व्यक्ति का नाम एस से एंड होता था, तो उसका नाम जब पुकारते थे तो ऐसा लगता था जैसे 2-3 लोग हैं, लेकिन वो एक आदमी था। उसका नाम, जैसे अभी आपका नाम है यश, तो एच से एंड हुआ ना, एस से थोड़ा एंड हुआ। मेरा नाम कमल, एल से एंड हुआ, उसका नाम एस या ई एस से एंड होता था, तो उसको पुकारते थे तो ऐसा लगता था 2-3 लोग हैं वो। तो अब उसका नाम ही एस से एंड हो रहा है, तो उसमें उसकी थोड़ा ना गलती है। तो शिंगल्स यहाँ पे एक ही बीमारी है, उसका नाम एस से एंड हो रहा है बस, तो नॉशनल कॉनकॉर्ड लगेगा ना, लगेगा। ग्रामर तो कहती है एस आई एस लिख गया, आर लगा दो। और आगे उपाधि भी देखो, एक एक डिसीज की बात हो रही है। अच्छा, कौन सी बीमारी होती है ये भी पता है, खसरा, खसरा, इस बीमारी को हिंदी में कहते हैं खसरा, खसरा रोग। ठीक है, नेक्स्ट, वुदरिंग हाइट्स इज या आर अ ग्रेट नॉवल। अब एस या एस के हिसाब से ग्रामर तो आर कर चुका होता, लेकिन वुदरिंग हाइट्स इस नाउन का एंड एस से हो रहा है, नो डाउट, बट ये एक नॉवल का नाम है। कोई मूवी का नाम देख लिया, कोई नॉवल का नाम देख लिया, कोई बुक का नाम देख लिया, ठीक है ना। एक जयपुर में एक बिल्डिंग है, आप अगर कभी गए हो तो लाल कोठी में, गंगा हाइट्स, गंगा हाइट्स। अब वो उसका नाम तो गंगा हाइट्स है, लेकिन बिल्डिंग तो एक ही, इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स है वो, तो उनका नाम ही एस से एंड हो रहा है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ये सिंगुलर है। और आगे आगे पीछे से आपको हिंट मिल जाता है, उसने क्या कहा, इज अ ग्रेट नॉवल, एक बहुत ही महान उपन्यास है। सो इसमें इसमें भी जाएगा, तो सब में प्लूरल लग रहा था, लेकिन एक में भी नहीं आया। लास्ट, ये लो आ ही गया वो, मैं कह रहा था ना, डिकेंस। अब ऐसा लग रहा है 2-3 लोग हैं, अरे इसका नाम डिकेंस है, ठीक है ना। हैज या हैव क्रिटिसाइज द फिलोसफी इन हिंद टाइम्स। हिंद टाइम्स यहाँ पे एक न्यूज़पेपर का नाम है ना, हिंद टाइम्स नामक न्यूज़पेपर में इसने, डिकेंस नाम के व्यक्ति ने इस फिलोसॉफी को, इस अवधारणा को क्रिटिसाइज किया है, उसकी आलोचना करी है। तो एक ही आदमी ने करी है ना, 2-3 आदमी थोड़ी ना वहां पे,
एस लगने से आदमी प्लूरल थोड़ा ना हो गया, उसका नाम ही एस से एंड हो रहा है। मैं चर्चा कर ही रहा था और सेंटेंस आ गया, ठीक है ना। डन। तो नोशनल कॉनकॉर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं, फाइनल कंक्लूजन। इस कॉनकॉर्ड में सेंटेंस का सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए वर्ब पूरे सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग चलती है। क्योंकि अगर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता तो प्लूरल लग जाता, लेकिन मीनिंग वाइज ये एक सिंगल पैकेज। समझ गए? ठीक है, मीनिंग वाइज ये सारे के सारे क्या हैं, एक सिंगल पैकेज है। डिकेंस तो है ही क्या, सिंगल। ठीक है, डन। कुल मिला के मीनिंग के अकॉर्डिंग चलो, और ग्रामेटिकल कॉनकॉर्ड का थोड़ा सा भी विरोध करो तो यहाँ पे एंट्री हो जाती है नोशनल कॉनकॉर्ड। ठीक है, नोशनल का मतलब होता है अनुमानित। नोशनल का मतलब क्या होता है, अनुमानित। आप अंदाजा लगा के पता लगा रहे हो। तीसरा और आखिरी कॉनकॉर्ड क्या था, प्रॉक्सिमिटी कॉनकॉर्ड। ये देखना सेंटेंस, बताओ क्या आएगा। सोचो सोचो, इजी आएगा। 5 5 जा। 5 5, 5 बारी 5 कैसे बोलोगे उसको? अच्छा, इसे हिंदी ट्रांसलेशन क्या करोगे? 5 पंजे 25 होता है या 25 होते हैं? होते हैं। 5 पंजे कह रहा हूं ना मैं, 5 पंजे। ठीक है, अच्छा एक सेंटेंस और देखो, एक सेंटेंस और। 5 times 5 is 25 या 20? अब बताओ। 5 बारी 5 25 होता है, पर 5 पंजे तो 25 होते हैं। 5 बारी 5 25 होता है, बट 5 पंजे 25 होते हैं। अब यहां पे कॉनकोड लगता है प्रॉक्सिमिटी कॉनकोड। और प्रॉक्सिमिटी कॉनकोड क्या कहता है कि आपकी वर्ब जिसके ज्यादा नजदीक है वो वर्ब को डिसाइड करेगा। वो तो अब शुरू करेंगे, अभी तो कॉनकोड की डेफिनेशन दे रहे हैं। अब कौन सा कॉनकोड कहां लगना है वो उसकी सिस्टम तो इन कॉनकोड खत्म होगा उसके बाद शुरू होगा। तो एक्चुअली टीचर्स वहां से शुरू कर देते हैं। एक्चुअली टीचर जो इसके बाद में शुरू करूंगा वहीं से चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, या शायद यहाँ तक आते आते तो आधा खत्म भी कर देते हैं ना। बट एक्चुअली कॉनकोड का मतलब तो समझ में आया, कितने टाइप के कॉनकोड होते हैं ना। ठीक है, तो प्रॉक्सिमिटी कॉनकोड क्या कहता है कि नजदीक वाले से डिसाइड होगा। तो फाइव्स क्या है यहाँ पे, प्लूरल। 5 क्या है यहाँ पे, एक ही पंजा है ये, है ना। तो ये सिंगुलर है, तो इसमें तो आ जाएगा इज, इसमें आ जाएगा आर। डन। प्रॉक्सिमिटी कॉनकॉर्ड, इस कॉनकॉर्ड में वर्ब अपने सबसे नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार फिक्स हो जाती है, सबसे नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार फिक्स होती है। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? सबको क्लियर है? 3 तरह के कॉनकॉर्ड क्लियर है। प्रॉक्सिमिटी कॉनकॉर्ड का सिंपल सा डेफिनेशन है, उसकी डेफिनेशन से पता चल रहा है प्रॉक्सिमिटी मतलब नियरनेस, नजदीकता। जिससे ज्यादा नजदीकता है, निकटता होगी, वही उसको डिसाइड करेगा। नॉशनल में पूरे सेंटेंस का मीनिंग स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जब तक आप सेंटेंस नहीं पढ़ो, नॉशनल कॉनकॉर्ड ये कहता है पूरा पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ के मत आंसर दो। और ग्रामेटिकल कॉनकॉर्ड ट्रेडिशनल बात कहता है सब्जेक्ट जैसी वर्ब वैसी। और 90% सेंटेंस आज भी लेकिन ग्रामेटिकल कॉनकॉर्ड से ही सॉल्व होंगे, है ना। दैट इज ऑल्सो भाई, ये कितने भी एडवांस आ जाए पर बेस तो बेस ही रहता है ना। बेस तो ओल्ड इज गोल्ड। ओके, नेक्स्ट अब आ जाओ। अब अपन एक एक करके रूल्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और रूल्स के अंदर अपन ये भी सीखेंगे किसके अंदर कौन सा कॉनकॉर्ड लगेगा, किस कॉनकॉर्ड लगने के बाद होगा क्या वो तो आप समझ गए, बट कॉनकॉर्ड लगेगा कौन सा वो अपन छोट में समझते जाएंगे। तो सबसे पहला जो रूल है उसमें मैं आपको डायरेक्ट सेंटेंस देता हूं और फिर रूल बताता हूं, है ना। क्योंकि मैक्सिमम चीजें आपने पढ़ रखी होंगी, ऐसा तो है नहीं कि आप ग्रामर पहली बार पढ़ रहे हो। यू आर ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ अपियरिंग इन ए बोर्ड एग्जाम, तो आपने काफी कुछ पढ़ रखा है, बस मुझे फिल्टर करना है, मुझे फिल्टर करना है ना। नेक्स्ट देखो। हाँ, तो कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब्स वर्ड्स हैं ऊपर, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज बिसाइड्स। इसके साथ में वर्ब्स कैसी चलती हैं, मतलब इन वर्ड्स से अगर कुछ सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हैं, इन 5 वर्ड्स से अगर कुछ सेंटेंसेस कनेक्टेड हैं, तो वर्ब सिंगुलर चलती है या प्लूरल चलती है, कैसी चलती है आपको सोचना है। उसके लिए मैंने सेंटेंस दे दिया, द किंग विथ हिज बॉडीगार्ड्स वॉज ऑब्लिक वर स्लेन। वॉज स्लेन, ओके। स्लेन का मतलब क्या होता है, मारे जाना। स्लेन का मतलब होता है हत्या जिसकी हो जाती है, तो उसको अपन कहते हैं स्लेन। ठीक है, द किंग विथ हिज बॉडीगार्ड्स वॉज या वर, वॉज। ओके, एक बार टिक कर लेता हूं मैं, वॉज। चलो नेक्स्ट देखो, द स्टूडेंट्स अलोंग विद देयर टीचर
is going for a picnic और are going for a picnic. मैंने वर्ड्स वही यूज किए जो 5 ऊपर रखे हैं, क्योंकि मैं पैकेज के हिसाब से पढ़ाऊंगा आपको, है ना। इन 5 का एक पैकेज, इसमें सेम रूल चलेगा, फिर अगले 5, फिर अगले 5 ऐसा। हाँ, द स्टूडेंट्स अलोंग विद देयर टीचर इज गोइंग फॉर अ पिकनिक या आर गोइंग। हाँ बॉयज बताओ। देना ये सुयश, ये फोन देना, हो गया होगा आप चार्ज। बस निकाल के दे दो। क्या डिसाइड किया, इज या आर? डिसाइड नहीं हो पा रहा। दोनों सही लगते हैं ना। दो सब्जेक्ट्स को इनमें से 5 में से किसी एक वर्ड से कनेक्ट किया है। हाँ जी, इज या आर? आर, ठीक है। हाँ सुयश आप बताओ, टाई हो गया हमारा। इज या आर? इज, ठीक है। चलो तो 2 on 1 में इसका आंसर, अभी करेक्ट इनकरेक्ट की डेफिनेशन अभी बताएंगे। नेक्स्ट, द कैप्टन टुगेदर विथ हिज सोल्जर्स इज या आर रेडी टू मार्च। कैप्टन अपने सोल्जर्स के साथ मार्च करने के लिए रेडी। मार्च मतलब परेड करना, मार्च करना मतलब परेड करना, रेडी है। सो आगे क्या करें, रेडी है तो कैप्टन की चलती है, हमारी नहीं चलती है। ओके फाइन, यस। अच्छा एक चीज बताओ, कैप्टन की चलती है, दैट इज फाइन। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, यहां पे सोल्जर्स लिख दूं और टुगेदर विद द कैप्टन लिख दूं, तो फिर अब किसकी चलेगी? अब सोल्जर्स की चलेगी। तो ये तो फिक्स नहीं हुआ कि कैप्टन की चलती है। फिक्स क्या हुआ वो बताओ। यस, दिस इज द रूल, दिस इज द रूल, कि आप जितने भी वर्ड्स ऊपर देख पा रहे हैं ना, इससे अगर दो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हैं तो मेन सब्जेक्ट पहला वाला है और दूसरा सब्जेक्ट तो सेकेंडरी सब्जेक्ट है जो फर्स्ट सब्जेक्ट को सपोर्ट करने के लिए आया है, दैट्स इट। यहां पे मैं इंफॉर्मेशन तो ये देना चाहता हूं कि कैप्टन रेडी है मार्च करने के लिए, बस मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया कि साथ में सोल्जर्स भी हैं उसके। यहां पे मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स रेडी हैं या जा रहे हैं पिकनिक पे, बस मैंने टीचर को साथ में जोड़ दिया, वो भी साथ में है। यहाँ पे मेन तो किंग को मारा गया ये बात कही जा रही है, उसके बॉडीगार्ड साथ में थे, ये तो सेकेंडरी बात है। ठीक है, समझ गए क्या? ठीक है। तो इन 5 शब्दों से अगर दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाए, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज बिसाइड, सो यू विल कंसीडर द मेन सब्जेक्ट एज द फर्स्ट सब्जेक्ट एंड यू विल डिसाइड द वर्ब एज पर द फर्स्ट सब्जेक्ट। सो किंग विल टेक वॉज, स्टूडेंट्स विल टेक आर, कैप्टन विल टेक इज। ठीक है। या फिर मैं यूं कहूं तो गलत नहीं कहूंगा कि इन 5 में नोशनल कॉनकॉर्ड लगता है। बताओ मीनिंग, मीनिंग है ना, कि सेंटेंस का मीनिंग कह रहा है कि किंग मारा गया, ये मीनिंग है सेंटेंस के अंदर छुपा हुआ, है ना। उसके साथ वाली चीज रखी हुई अलग चीज है। अगर मैं इसको कल को एंड से कनेक्ट कर दूं तो जज्बात और हालात दोनों बदल जाएंगे, अब वर आएगा। तो कॉम्बिनेशन चेंज होते ही सब्जेक्ट वर्ब चेंज हो जाएगी। अब क्यों होगा क्या होगा मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा जब एंड की बारी आएगी। अभी के लिए काफी है, समझ में आया? नेक्स्ट देखो, इन दोनों का भी एक एक सेंटेंस देख लो। रवि एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू सिनेमा, अब तो बता सकते हो। हाँ, एक चीज याद रखना, इंग्लिश में सिनेमा हमेशा सिनेमा, द सिनेमा होता है। कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा द लेते हैं, हमेशा। द सिनेमा, द थिएटर, द ऑफिस, 2-3 वर्ड्स हैं जो हमेशा क्या लेते हैं, द लेते हैं। हाँ, रवि एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू द सिनेमा या आर गोइंग टू सिनेमा? इज। अभी तो आप सीख गए कि एज वेल एज भी उस लिस्ट में से है, तो रवि के हिसाब से नोशनल कॉनकॉर्ड लगाएंगे, इज आएगा। और एक लास्ट वाला बिसाइड्स का मतलब क्या होता है पहले तो बताओ। गलत, बिसाइड का मतलब होता है साथ में, बी साइड, बी द साइड ऑफ। बी साइड मतलब अपने बगल में बैठना, जैसे कि सुयश इज सिटिंग बिसाइड यश। अभी मैं बिसाइड्स यश नहीं कहूंगा, बगल में बैठना, बी द साइड ऑफ। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अलावा। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अलावा। ठीक है ना। सो बिसाइड्स का एक सेंटेंस देखो।
यदि एक्सप्रेशन पहले इसको पढ़ लो, यदि एक्सप्रेशन वर्ब में पहले वाले सॉरी यदि एक्सप्रेशन सेंटेंस में हो तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार कहेगी, दूसरे शब्दों में इन सब में नॉशनल कॉनकोर्ड लगाया जाएगा, यानी मीनिंग के अकॉर्डिंग इसको इन्फर किया जाएगा। ठीक है, हाँ एक बिसाइड्स रह गया। राम बिसाइड्स हिज पेरेंट्स इज या आर गोइंग टू द पार्टी? इज गोइंग टू द पार्टी। अभी अभी हमने सीखा बिसाइड से भी कनेक्शन होगा तो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट होगा, ही विल डिसाइड द वर्ब। ठीक है, अब सुनना ध्यान से दूसरा सेंटेंस। अब बताओ। देखो इस सेंटेंस में उस सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? बिसाइड से ही कनेक्शन हो रहा है, बिसाइड से ही कनेक्शन हो रहा है, बट प्रॉब्लम यह है कि ये राम को हटा के मैंने यहां फिक्स कर दिया है, तो कहीं बच्चा ये ना समझ ले कि पहले वाला मतलब पहले वाला ही, और पहले वाले के हिसाब से पेरेंट्स आ भाई, पहला वाला तो यहाँ पेरेंट्स है, दूसरा वाला है राम, तो ये ना समझ ले भाई ये एक्चुअली राम ही था पहले वाला, वो तो थोड़ी सी सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए इधर रखा हुआ ही है ना। तो एक फिर सर रूल क्या याद रखें, फिर कंफ्यूजन हो गया, तो रूल अब बता देता हूँ फाइनल, फुल एंड फाइनल रूल। फुल एंड फाइनल रूल इज दैट विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स के बाद वाला सब्जेक्ट कभी भी वर्ब को डिसाइड कर ही नहीं सकता, चाहे सेंटेंस में कहीं भी हो, तो जो बच जाए वही डिसाइड करेगा। इनके बाद वाला तो कभी कर ही, इसमें बिसाइड्स इस पेरेंट्स, पेरेंट्स बिसाइड्स के बाद है, इसमें भी ये इसके बाद है, तो ये पेरेंट्स तो डिसाइड कर ही नहीं सकते, राम ही डिसाइड करेगा, फिर चाहे से राम स्टार्टिंग में है, फिर चाहे से राम बीच में है, डिसाइडर तो वही होगा। इनके बाद वाली जो चीज है वो कभी भी डिसाइड नहीं, और ऐसा ऐसा जनरली बिसाइड्स के केस में लोचा आता है, इन पांचों में, इन चारों में लोचा होता नहीं है। तो ये रूल एक तरीके से कहूं तो बिसाइड्स के लिए पर्टिकुलर है कि बिसाइड्स के बाद वाला जो सब्जेक्ट है वो कभी भी वर्ब को डिसाइड नहीं करेगा। बिसाइड्स के तुरंत बाद में आने वाला सब्जेक्ट वर्ब को फिक्स नहीं करता है या कर सकता है। ठीक है, डन। चलो अब आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जो जल्दी आ गया क्या, कुछ मिस कर रहे हैं? ओके लेट्स सी, नहीं सही है सीक्वेंस में, एंड इसके बाद में था। ठीक है, तो ये रूल पढ़ लेते हैं या देखेंगे, टाइम नहीं तो फिर एंड कल से पढ़ेंगे। हाँ आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो तीन कनेक्टर्स और है मेरे पास, तीन कनेक्टर्स और हैं। इससे पहले वाले कनेक्टर्स की लिस्ट तो याद हुई क्या? कुछ कुछ चीजें तो अब थोड़ी रटनी पड़ेगी एज पर द एकेडमिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या थी पहले लिस्ट में, नाम बताओ। विद, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, और बिसाइड्स, ना कि बिसाइड। ठीक है, अभी तीन कनेक्टर्स हो रहे हैं मेरे पास, इधर और, नीदर नॉर, और नॉट ओनली बट ऑल्सो। इनको को रिलेटिव्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? को रिलेटिव, सुना होगा आपने। अब इसके केस में कैसे वर्ब डिसाइड होगी, तो सेंटेंस से स्टार्ट करता हूं मैं। आइदर यू और शी इज या आर गिल्टी ऑफ दिस क्राइम, या तो तुम या फिर वह इस जुर्म की दोषी है। तो रीजनिंग भी लगा दी होगी शायद आपने कि पहले पहले वाले से चल रहा था तो बाद वाले से चला लें। रीजनिंग भी लगा ली हो, नेक्स्ट स्लाइड में हो सकता है बाद वाले से चला लें। हाँ बताओ, तो रीजनिंग, हाँ चलो ठीक है। इजी लगाएं, ओके। इसमें नाइदर ही नॉर आई इज गोइंग टू द पार्टी, आई एम गोइंग टू द पार्टी, तो तीन, दोनों में आपने बाद वाले को प्राथमिकता दी, पहले वाले को नहीं दी। ओके, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स इज पार्टिसिपेटिंग, या अब अभी भी आपने बाद वाले को, तो तीनों ही सेंटेंस में आपने बाद वाले को प्राथमिकता दी, और बिल्कुल सही दी। ठीक है, दैट मीन्स इसमें प्रॉक्सिमिटी कॉनकॉर्ड लगा दो सीधा ही, कोरिलेटिव्स में क्या लगा दो, सीधा का सीधा, फिर याद रखो कोरिलेटिव्स में प्रॉक्सिमिटी कॉनकॉर्ड लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो यदि एक्सप्रेशन सेंटेंस में है तो वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार फिक्स होगी, या दूसरे शब्दों में कहें तो प्रॉक्सिमिटी कॉनकॉर्ड अप्लाई होगा। ठीक है, एक सेंटेंस रह गया नीचे, आते आते देखो क्या है। हाँ अब इसमें बताओ, नीदर ऑफ द गर्ल्स इज या आर ब्यूटीफुल, नीदर ऑफ द गर्ल्स इज या आर ब्यूटीफुल, बोलो। अच्छा आर क्यों बाद वाले सब्जेक्ट के साथ है ना?
तो फिर क्या लगाओगे? देखो ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है वो नीदर नॉर है, अभी केवल है नीदर। तो ऐसे मत सोचना कि नीदर नॉर में तो बाद वाला था तो नीदर में भी बाद वाला होगा। अरे पहले वाला है कहाँ जो पहले बात सोच रहे हो? पहले वाला है ही कहाँ जो पहले बात सोच रहे हो? तो ईदर नीदर केवल ये अकेले अकेले रखे हुए हों तो सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होगी। हमेशा क्या होगी? सिंगुलर। फिक्स्ड वर्ब होगी सिंगुलर। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि इधर नीदर सिंगुलर होते हैं, तो वो डिसाइडर हैं इस केस में, वो डिसाइडर हैं तो सिंगुलर। ठीक है। अच्छा एक चीज और, ऑफ प्रीपोजिशन से कनेक्शन जब होता है ना, ऑफ प्रीपोजिशन से या किसी भी प्रीपोजिशन से कनेक्शन होता है, नॉट ओनली ऑफ, किसी भी प्रीपोजिशन जब कनेक्शन होता है ना, तो वर्ब जो मेन सब्जेक्ट होता है वो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड वाला होता है। एक एग्जांपल देते हैं, द बटन ऑफ द शर्ट ऑफ राम। इसमें अब ये छोटे मोटे रूल्स है, जैसे मैं ये बता रहा हूँ ना, ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ऐसा कोई रूल नहीं दिखाई देगा प्रीपोजिशन से कनेक्शन, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड मान लिए जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है, लेकिन नहीं होता है कईयों को पता। तो एक टीचर को तो बताना ही पड़ता है, बुक तो नहीं बताती, बुक तो मानती है तो अंडरस्टूड है। ठीक है ना? द बटन ऑफ द शर्ट ऑफ राम इज मिसिंग, क्या मतलब है इसका? मिसिंग है। तो मुझे एक चीज बताना, क्या राम मिसिंग है? क्या शर्ट मिसिंग है? कौन मिसिंग है? या क्या मिसिंग है? बटन। तो मेन जो चीज मिसिंग है वो तो बटन है, तो बटन ही डिसाइड करेगा यहाँ इज आएगा या आर आएगा या क्या आएगा। कल को मैं शर्ट का शर्ट्स कर दूं तो भी इजी आएगा, और कल को मैं राम के साथ राम एंड श्याम कर दूं तो भी इजी आएगा। ये आर तभी होगा जब बटन का बटन होगा। तो प्रीपोजिशन से कनेक्शन है ऑफ, ऑफ दो बार, तो जितनी बार भी प्रीपोजिशन से कनेक्शन हो, टू द एक्सट्रीम लेफ्ट जो होगा वही मेरा डिसाइडर होगा। ठीक है? ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे नीदर ऑफ द गर्ल्स था, तो प्रीपोजिशन से कनेक्शन था, तो लेफ्ट में कौन है? नीदर। राइट में कौन है? गर्ल्स। तो राइट वाला तो डिसाइड करेगा ही नहीं, कौन डिसाइड करेगा? बोलो। नाइदर, क्योंकि ये लेफ्ट वाला है, प्रीपोजिशन से कनेक्शन है तो लेफ्ट वाला डिसाइड, लेफ्ट वाला विल ओनली डिसाइड द थिंग्स। सो नीदर ऑफ द गर्ल्स इज ब्यूटीफुल। अब इसमें बताओ, इधर ऑफ द बॉयज सेम टू सेम, ऑफ से कनेक्शन है तो लेफ्ट साइड वाला डिसाइड करेगा। और अभी अभी आपको याद करवाया मैंने, नीदर और इधर को आप सिंगुलर की तरह याद रखना। नीदर और इधर को किसकी तरह याद रखेंगे? सिंगुलर की, इसकी तरह नहीं, सिंगुलर की तरह याद रखना, कल को वॉस भी हो सकता है ना? सिंगुलर की तरह याद रखेंगे कि तो सिंगुलर होते हैं। और एक और है ईच, नीदर इधर ईच, तीनों के तीनों आपको सिंगुलर की तरह याद रखने। तो इसमें भी ऑफ से कनेक्शन है, ऑफ से कनेक्शन है तो यही आ जाएगा। अच्छा, कैन समवन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईदर एंड ईच? और ईदर? यस, वेरी गुड। देखो इधर में तो ये बॉयज में से, अच्छा इधर और नीदर का सबसे पहली चीज आप याद रखना कि इधर और नीदर, वो तो ठीक है, ऑलवेज यूज्ड फॉर व्हेन द टू पीपल आर स्टैंडिंग देयर। मोर देन टू के लिए इधर नीदर नहीं आ सकता कभी भी। मोर देन टू के लिए इधर नीदर नहीं आ सकता, समझ गए? तो सबसे पहली डिफरेंस तो यही हो गया कि इधर में दो लोग हैं और ईच में दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है दो हो, बट गारंटी नहीं है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। और दूसरी डिफरेंस इसने बताया, यश ने, कि इधर में से ये काम उन दोनों में से कोई एक कर रहा है और ईच में हर एक कर रहा है, ईच में हर एक कर रहा है। ठीक है? डन। अच्छा, कोई एक कर रहा है और दो से ज्यादा है तो फिर एनी, एनी का यूज करते हैं। ठीक है भाई, इधर की वो वाली फॉर्म जिसमें, अब इधर में तो क्या कर रहा है, नहीं इधर और एनी, हाँ इधर की वाली फॉर्म जिसमें इधर में तो दो लोग हैं, तो दो लोग से ज्यादा कब होंगे? एनी में होंगे। इधर में भी क्या होगा, कोई एक जना काम कर रहा होगा, एनी में भी कोई एक जना काम कर रहा होगा, लेकिन इधर में 100% दो लोग हैं और एनी में दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, मतलब मोर देन वन है इतना पता है, बाकी दो है कि तीन है वो पता नहीं है। इधर में 100% पता है दो है, नीदर में भी 100%। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? ठीक है, तो रूल सेज ईच एवरी इधर नीदर, ये ऐसे एक्सप्रेशन आपको मिल जाए कहीं भी, ईच एवरी इधर नीदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, हमेशा, एनी टाइम यू विल यूज सिंगुलर वर्ब ओनली। नो डाउट्स? ओके, चलो नेक्स्ट देखो। अब ये वाला देखो,
यू एंड आई, एक लास्ट और करते हैं फिर बाकी कल करेंगे। यू एंड आई इज गुड फ्रेंड्स या आर, आप और मैं अच्छे दोस्त हैं, आर। ठीक है, तो आपने यू के हिसाब से आर लगाया या आई के हिसाब से, वो भी बता दो। दो हैं तो दोनों के हिसाब से। अच्छा अब बताना, राम एंड मोहन इज या आर गोइंग टू स्कूल, दोनों के हिसाब से। ठीक है, तो देखो जब कनेक्शन एंड से होता है, आपने सही पहचाना, तो बात दोनों की जाती है, और दो मिलके तो प्लूरल हो चुके हैं, दो मिलके क्या हो चुके हैं, प्लूरल हो चुके हैं। तो प्लूरल हो चुके हैं तो वी विल टेक प्लूरल वर्ब। ना तो इसमें यू के हिसाब से चल रहा है ना, यानी कि ऐसे मानो कनेक्शन एंड से जब होता है तब एक्शन करने या होने की जिम्मेदारी दोनों पे निर्भर करती, मतलब दोनों जिम्मेदार है उस एक्शन को करने के, ये भी और ये भी। जब एक्शन एज वेल एज, बिसाइड्स, टू वेल, टुगेदर विद, इनसे होता है तो जिम्मेदारी पहले वाले पे, दूसरा तो एक्स्ट्रा में आ गया, कच्ची घोड़ी हो तो द फर्स्ट वन विल डिसाइड द वर्क, क्योंकि वो है जिम्मेदार आदमी। और एंड के केस में दोनों जिम्मेदार हैं, एंड के केस में क्या है, दोनों जिम्मेदार हैं। तो दोनों जिम्मेदार हैं तो दोनों की प्लूरल वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट, रवि एंड हिज फ्रेंड्स हैज गॉन टू मुंबई या हैव गॉन टू मुंबई, जल्दी जल्दी बता दो अभी। हैव, आप हैव लेकिन फ्रेंड्स के हिसाब से नहीं बता रहे हो, ये याद रखना। अच्छा इसमें नॉशनल कॉनकॉर्ड है, मीनिंग के हिसाब से चल रहा है ना। तो रवि एंड फ्रेंड्स दोनों के हिसाब से, दोनों मिलकर प्लूरल हो गए तो हैव आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, टू एंड टू मेक्स फोर या टू एंड टू मेक फोर, दो और दो चार होते हैं या होता है, हा? क्या क्या, इसमें हमेशा कंफ्यूज होते हो। अच्छा, और ये जो चीज है ये इडियम प्रोवर्ब की लिस्ट में भी आएगी, है ना। टू एंड टू मेक्स फोर, टू एंड टू मेक फोर, मेक्स, पक्का। अच्छा ये बताओ, अच्छा एक रूल देखो पहले, यदि सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाए तो सामान्यतः वर्ड आ गया। अब ये कंफ्यूज करेगा, मतलब एक्सेप्शंस भी है। इधर हमेशा आ जाता तो बात क्लियर हो जाती, जैसे बाकी दो रूल्स में हमेशा चल रहा था, इधर और नीदर और सब में और पिछले वाले में, लेकिन इधर सामान्यतः आ गया, वर्ड प्लूरल का प्रयोग करेंगे। अभी तक चारों सेंटेंस में प्लूरल बनेंगे, क्योंकि चार बनाने का काम अकेला ये नहीं कर रहा, अकेला ये नहीं कर रहा, दोनों पे कंबाइंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है अगला काम करने की। मेक आएगा ना, मेक, मेक्स तो सिंगुलर है, मेक आएगा ना, कंबाइंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में एक तरीके से प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन अब वो सामान्यतः के क्या मायते हैं, तो अगले सेंटेंस देख लेते हैं, पढ़ो। सिंगिंग एंड डांसिंग इज हर हॉबीज, सिंगिंग एंड डांसिंग आर हर हॉबीज। हॉबीज आ रहा है, सही कह रहा है वो, उसको भी देखो। इजी आएगा, देखो ये सेम टू सेम वर्ब चल, सेम टू सेम ही रूल चल रहा है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन रखे गए थे और यहाँ पे एक्शंस रखे गए, तो ये रूल कैरी फॉरवर्ड होगा अगर नाउन या प्रोनाउन को एक्शन से रिप्लेस कर दिया। और आपको पता है किसी एक्शन को अगर नाउन या प्रोनाउन की कुर्सी पे बिठा देते हैं तो उनको कहते हैं जेरंड। क्या कहते हैं उनको, जेरंड। जेरंड का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाला स्ट्रक्चर अगर नाउन या प्रोनाउन की कुर्सी पे बैठा है तो। ठीक है, तो ये रूल इसमें कॉपी पेस्ट होगा, आर आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। मतलब ये इसमें कुछ अलग चीज नहीं है, इसमें बस यही चीज है कि आप नाउन या प्रोनाउन की जगह कल को कंफ्यूज ना हो जाओ कि वर्ब आगे आप क्या करें, तो वर्ब भी नाउन का ही काम कर रहे हैं वहां पे, है ना, तो उसको कहते हैं जेरंड्स। तो रूल सेज, यदि सेंटेंस में दो जेरंड्स, जेरंड्स का स्ट्रक्चर क्या कहती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को एंड से जोड़ा गया तो भी वर्ब कैसी आएगी, तो भी वर्ब कैसी आएगी, मतलब एक्सेप्शन अभी शुरू नहीं हुआ है ना, अभी तो सेम चल रहे हैं। और देखो आप नॉशनल कॉनकॉर्ड लगाओ ना, आगे उपाधि हॉबीज की दे रहा है, आगे उपाधि किसकी दे रहा है, वो हॉबीज की दे रहा है ना, नॉशनल कॉनकॉर्ड लगाओ। नेक्स्ट, तो टू वॉक एंड टू स्विम, तो वर्ब की पांच फॉर्म्स होती है हमेशा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हम ये याद करते हैं, चौथी पांचवी फॉर्म याद नहीं करते। चौथी फॉर्म एक्चुअली ये है और पांचवी फॉर्म ये है। तो चौथी पांचवी फॉर्म में अगर वर्ब है तो भी वही रूल कॉपी पेस्ट होगा, इसमें भी क्या आ जाएगा, आर, गुड एक्सरसाइज। ठीक है, तो वर्ब की टू इन्फिनिटिव फॉर्म आ जाए, यदि सेंटेंस में वर्ब की, इसको क्या कहते हैं, टू इन्फिनिटिव फॉर्म, क्या कहते हैं इसको, टू इन्फिनिटिव फॉर्म को एंड से जोड़ा जाए तो भी वर्ब प्लूरल है। तो ये रूल क्लियर है सभी को, दो नाउन या दो प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाए वर्ब प्लूरल, दो जेरंड्स को वर्ब से एंड से जोड़ा जाए तो जेरंड क्या है, एक तरीके का नाउन ही है ना, तो भी वर्ब प्लूरल। और अगर टू इन्फिनिटिव वाले स्ट्रक्चर को भी एंड से जोड़ा जाए तो भी वर्ब प्लूरल आएगी। ठीक है, अब बात करें एक्सेप्शंस की।
इस रूल के एक्सेप्शंस की बात करें। हम्म, अच्छा सेंटेंस भी रटेगा। चलो, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट या आर माय फेवरेट। ठीक है, चलो इज आएगा, अभी आपसे इसका कारण भी पूछेंगे। करी एंड राइस इज माय फेवरेट डिश या आर माय, ऐसे ही आएगा। तो नेक्स्ट देखो, द हॉर्स एंड कैरेज इज वेटिंग फॉर द कपल आउटसाइड। आर, कैरेज मतलब उसके पीछे का तांगा। आजकल तो चलते नहीं तांगे, आप लोग तो बैठे नहीं, हम तो स्कूल भी तांगे में जाते थे किसी टाइम पे। नहीं बैठे ना कभी भी? स्कूल में गए हो तांगे में बैठ के? ऐसे तो कभी भी, कभी फैंटेसी के लिए और घूमने चले गए वो एक अलग बात है। हम तो स्कूल तांगे में जाते थे। इमानुअल स्कूल में मैं पढ़ता था, तब मैं तांगे में जाता था। मैं थर्ड फोर्थ क्लास में था, बहुत साल पहले की बात है। द हॉर्स एंड कैरेज इज वेटिंग फॉर द कपल आउटसाइड। बसेस अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे स्कूल वाले, हम लोग फीस ही नहीं देते थे इतनी। हाँ बताओ। तो मुझे एक चीज हाँ पहले ये चीज होता सर, आर्टिकल में जैसे दी हॉर्स एंड दी कैरेज होता है, तो हाँ वो अलग अलग सेंस देता है या फिर हाँ, दी हॉर्स एंड कैरेज? उसकी बात अभी करेंगे, अभी करेंगे, रुक तो जाओ। समझ आ जाएगा। तो आर्टिकल का यूज ही ना हो, जैसे ब्रेड एंड बटर में है नहीं, करियन रेजिडेंट, फिर तो आप आर्टिकल के बेसिस पे जोड़ सकते हो, लेकिन जेन्युइन रूल नहीं बना सकते ना, तो जेन्युइन रूल क्रिएशन करते हैं पहले। नेक्स्ट, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग डैश अ मेजर कॉज ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग रोड एक्सीडेंट्स का, ट्रैफिक एक्सीडेंट का एक मुख्य कारण है। ए सारा आप तो नेशनल कॉन्कॉर्ड से भी लगा सकते हो, इसमें तो हालांकि ए मेजर कॉज, उपाधि सिंगुलर की दे दी, प्लूरल चीज को भी उपाधि सिंगुलर पैकेज में कर दे तो सिंगुलर ही आता है ना। नेक्स्ट, हिज मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इज या आर एक्सीलेंट। चलो ठीक है, सुनो, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, विनर। अच्छा एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, मेरे सेंटेंस जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको एक ही सीक्वेंस के मिलेंगे, है ना। आपको मिक्स में मिल सकते हैं, तो आप एक ही फ्लो में मत बढ़ते रहना, आपको हर एक सेंटेंस में फोकस करना पड़ेगा। चलिए पहले रूल बता देते हैं। एंड से ऐसे दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हों जो एक दूसरे के बिना अधूरे हों। फॉर एग्जाम्पल, अकेले ब्रेड दे देगा कोई, मैं तो खाऊंगा क्या? या अकेला कोई मुझे बटर दे देगा तो खाऊंगा क्या? लेकिन इन दोनों का जो कॉम्बो पैक है, ये मेरी फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाता है। यानी एक दूसरे के बिना अधूरे होने वाले सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एक ही यूनिट का काम करते हैं। जैसे एक मूवी आई थी ना धमाल, उसमें वो कहता है ना, ये और मैं तो बचपन से एक ही यूनिट है, देखियो क्या आपने? वो जो उसका छोटा भाई होता है वो कहता है ये और मैं तो एक ही यूनिट है। तो वो ये और ये एक ही यूनिट है, ये दो यूनिट नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये इसके बिना अधूरा, इसका कोई मीनिंगलेस है, ये इसके बिना और ये इसके बिना। कोई भी ऐसे नहीं कह सकता, कहेगा कभी कोई कि ब्रेड इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, कोई कहेगा बटर इज माय फेवरेट, नो, लेकिन ब्रेड एंड बटर कहेगा। सिमिलरली कोई सिमिलरली ये नहीं कहेगा करी इज माय फेवरेट डिश, या कोई ऐसे नहीं कहेगा राइस इज माय, लेकिन करी एंड राइस का जो कॉम्बिनेशन है ये एक पैकेज बनाता है, वो फेवरेट डिश का काम कर सकता है। तो करी के बिना राइस अधूरी, राइस के बिना करी अधूरी। घोड़े पे बैठ के कौन जाएगा, और अकेला कैरेज किस काम का? घोड़ा और तांगा, तब ही तो कपल का आउटसाइड वेट करेंगे, घोड़े पे थोड़ा जाएगा कपल, या केवल तांगा में बैठ के क्या करेगा? ठीक है, सो ये भी एक पैकेज बना रहा है, तो इस वजह ये पूरा पैकेज वेट कर रहा है आउटसाइड। ठीक है, ड्रिंकिंग करने से कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं होता। कोई अपने घर पे बैठ के ड्रिंक कर ले, रात भर बैठ के प्रिंट करे, तो उसकी गाड़ी बाहर थोड़ा ना खड़े खड़े ठुक जाएगी। या कोई अगर विदाउट ड्रिंकिंग केवल ड्राइविंग करे तो थोड़ा ना ठुक जाएगी। लेकिन अगर ये दोनों साथ में हो जाते हैं ना, तो ये काम होना होना की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ये कारण बन जाता है। तो ड्रिंकिंग के बिना ड्राइविंग, इस सेंटेंस के हिसाब से ड्रिंकिंग के बिना ड्राइविंग अधूरी और ड्राइविंग के बिना ड्रिंकिंग। वैसे जनरली तो ये अलग अलग होने चाहिए, जनरली मत मान लेना कि ड्रिंकिंग के बिना ड्राइविंग अधूरी और ड्राइविंग के बिना ड्रिंकिंग अधूरी। इस सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है ट्रैफिक एक्सीडेंट होने का, उस एक्सीडेंट्स के रेफरेंस में ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग को साथ में रखना जरूरी है। अब सुनो, किसी की अगर मेंटल हेल्थ अच्छी है तो क्या गारंटी है उसकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी है? या किसी की अगर फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो गारंटी है कि उसकी मेंटल हेल्थ? तो इसमें आपने इसकी भरा, इसमें तो आ रहा है। देखो मैं ऐसे अलग अलग, इस सेंटेंस को मैं दो सेंटेंस में तोड़ सकता हूँ क्या? मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ हिज मेंटल हेल्थ इज एक्सीलेंट, तोड़ सकता हूँ। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ हिज फिजिकल हेल्थ इज एक्सीलेंट, तोड़ सकता हूँ। औरों को मैं तोड़ ही नहीं पाऊंगा। मैं ऐसे लिख नहीं सकता ब्रेड इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट एंड बटर, दो सेंटेंस में टूट ही नहीं पा रहे हैं, तो ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यहाँ पे तो टूट पा रहे हैं ना, मतलब ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो मेंटली अच्छे होते हैं, फिजिकली अच्छे नहीं होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो फिजिकली अच्छे होते हैं लेकिन जो मेंटली इल होते हैं, ऐसे लोग होते हैं ना, होते हैं ना। तो ऐसे कोई गारंटी थोड़ा ना कि मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं तो फिजिकल भी नहीं होगी, और फिजिकल तो जब अलग अलग टूट पा रहे हैं तो यहाँ पे तो आ ही आएगा, केवल एक ही सेंटेंस था जिसमें आ रहेगा ना। स्लो एंड स्टेडी
अब देखो, धीरे चलोगे तो रेस नहीं जीतोगे, और लगातार चलोगे तो भी नहीं जीतोगे, लेकिन धीरे और लगातार चलोगे तो ही जीतोगे। केवल धीरे चलोगे तो तेज निकलने वाले आगे निकल जाएंगे, और केवल लगातार चलते रहे तो थक जाओगे। बहुत तेज भाग रही है, बहुत तेज भाग रही है, बहुत तेज भाग रही है, तो रेस लाइन से पहले ही बेहोश हो जाओगे, तो जीते तो नहीं ना। लेकिन आप धीरे धीरे चलो ताकि स्टेमिना भी वेस्ट ना हो, और लगातार चलो, तो ये कॉम्बिनेशन आपको रेस जिताएगा। तो मैं ऐसे लिखूंगा नहीं कि स्लो विंस द रेस, नहीं लिख सकता। मैं ऐसे भी नहीं लिख सकता स्टेडी विंस द रेस, लेकिन मैं ऐसे लिख सकता हूं। सो यहाँ पे ये दोनों एक ही पैकेज है, विंस। ठीक है, ये जानबूझ के एक सेंटेंस बीच में डाला हुआ है फॉर ए पर्पस, फॉर ए पर्पस कि एक पर्पस ये तो ये है कि आप एक ही लीग में ना चलें आगे से किसी भी कॉन्सेप्ट में। दूसरा पर्पस ये कि आप कॉन्सेप्ट को भी कॉन्सेप्ट के अंदर तोड़ना सीखें। भाई हमेशा इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में एक्सेप्शन के भी एक्सेप्शन होता है, तो उस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, ये साथ में लिखने में बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग भी टूट सकते हैं। ठीक है, द रूल सेज यदि सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा गया हो जिन्हें अलग अलग करने से उनकी सार्थकता ही समाप्त हो जाए, अलग अलग कर ही नहीं सकते, मीनिंगलेस है ये, इसके बिना मीनिंगलेस, ये इसके बिना मीनिंगलेस, तो फिर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अदरवाइज प्लूरल वर्ब का प्रयोग हमेशा चलेगा। हाँ, खरगोश और कछुए का कहावत बनी हुई है, जब से ये कहावत बनी उन्हीं के लिए बनी। ठीक है, डन। अब आगे जो रूल्स हैं वो कल सीखेंगे। तो आज अपन ने 3 रूल्स खत्म किया है ना, ये बाकी अब अपन कल करेंगे जो भी लिखा हुआ है। आज अपन ने 3 रूल कवर किए, पहले मुझे बताओ, इस पे फोकस मत करो, कल देखेंगे ना। आज अपने 3 रूल कौन से कवर किए? पहले तो कॉनकॉर्ड के बारे में सीखे। 3 कॉनकॉर्ड्स होते हैं, ग्रामेटिकल कॉनकॉर्ड, नॉशनल कॉनकॉर्ड, प्रॉक्सिमिटी कॉनकॉर्ड, इनकी जनरल डेफिनेशन देखी। उसके बाद फिर अपन ने 3 मेन रूल्स पढ़े। सबसे पहले अपन ने पढ़ा विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज बिसाइड्स। इसमें प्रॉक्सिमिटी कॉनकॉर्ड नहीं, इसमें नॉशनल कॉनकॉर्ड लगा के वर्ब डिसाइड कौन करेगा? पिछला वाला, पिछला वाला, या फिर यूं कहूं इनके बाद वाला तो कभी नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड चीज हमने सीखी आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसमें जो है वर्ब डिसाइडर कौन सा होता है? बाद वाला, यानी कि प्रॉक्सिमिटी कॉनकॉर्ड एज इट इज लग जाता है, लेकिन आइदर के साथ और आना चाहिए, नाइदर के साथ नोर आना चाहिए। आइदर और नाइदर अकेले अकेले हैं तो वो सिंगुलर है खुद, और फिर प्रीपोजिशन के कनेक्शन के हिसाब से वो अगर पहले रखे हुए तो पहले वाले डिसाइड, और ईच और एवरी भी उसकी उसी लीग में शामिल है, ईच एवरी इधर नीदर। हाँ हाँ Either he or you हाँ, has to go या has to go. आइदर ही और यू हैव टू गो, But has to go is the answer. नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ठीक है, आप बिल्कुल आंख बंद करके भर सकते हो। कुछ फिक्स रूल्स में, जैसे मैंने क्या कहा, सेकंड जो लास्ट वाले में सामान्यतः लिखा हुआ था ना, वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। आपने किसी अलग लैंग्वेज से सीखा, मैंने कहा, लेकिन जो शुरू के 2 रूल्स है उसमें कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। शुरू के 2 रूल्स, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज बिसाइड्स, और दूसरा रूल आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसमें कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, आप सीधे सीधे क्या कर दोगे? बाद वाले से डिसाइड करोगे। ठीक है, और एक कौन सा सीखा? एंड वाला। एंड में बस वो पैकेज अलग अलग नहीं होना चाहिए, पैकेज अलग अलग हो सकता है तो प्लूरल, नहीं हो सकता है तो फिर सिंगुलर। ठीक है, दैट्स इट। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। वी विल कंटिन्यू द कॉन्सेप्ट टुमारो। कीप लर्निंग एंड